यस, इलास्टिसिटी इजी टॉपिक था और इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई वायर है उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल है, इस पे फोर्स लगाने पर इसमें इलोंगेशन होता है डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक, जहाँ पर एम जो एडिशनल वेट हमने उस पर लगाया वो हो गया। ऑल्दो यहाँ पर वेट ऑफ द वायर भी आना चाहिए, लेकिन वेट ऑफ द वायर निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू जो वेट हम इसके साथ में अटैच कराते हैं वो, तो उसको इग्नोर करते हैं। एल इज द इनिशियल लेंथ, आर इज द रेडियस ऑफ द वायर एंड डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ। ओके, अगर आपको इंक्रीज इन लेंथ पूछा जाएगा तो वो एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई आएगा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड मैंने कल क्वेश्चन आखिरी में एक दिया था कि एक रिंग को हम घुमा रहे हैं और घूमने के कारण उसमें क्या डेवलप होता है, टेंशन। वो टेंशन किसका होता है, एक्सटेंसिव का होता है, और उसके कारण वह रिंग की रेडियस जो है वो बढ़ जाती है। तो इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द रिंग कितना होगा ये पूछा था। वहाँ पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है, और वो कंसेप्ट क्या लगता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, टेंशन पता होना चाहिए, जो कि एम जी एल, जो कि एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखिए, एक वायर है जो कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। एक वायर हो गया जो कि क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इस वायर की लेंथ है एल, ये रेडियस है R1 और यह रेडियस है R2। इसको इस तरह से सस्पेंडेड कराया है और इसके साथ में एक वेट को अटैच कर दिया। ओके, आपको गिवन क्या है, गिवन है R1 R2 L Y एंड M जो अटैच करा है वायर से, है ना, कि वायर के साथ में M मास को सस्पेंडेड कराया है। आपको इंक्रीज इन लेंथ निकालनी है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सोचते क्या है, सॉल्व कैसे होगा। तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, है ना। जब ये आंसर है तो क्या गम है ना। लेकिन यहां पर डिफिकल्टी क्या है, आर वेरिएबल है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर के लिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा देवांश, लेकिन ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर है और यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर है, तो ये फार्मूला लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे फिर क्या सोचेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा वायर लेंगे, सेगमेंट लेंगे वायर का, पूरा पार्ट नहीं, एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, उसकी इंक्रीज इन लेंथ निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम टोटल इंक्रीज इन लेंथ निकालें। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए, हमें एक छोटा सा वायर लेना पड़ेगा यहाँ से y डिस्टेंस पर, जिसकी लेंथ कितनी है dy, जिसकी लेंथ कितनी है dy। गॉट इट। लेट इट्स इंक्रीजिंग लेंथ, इसकी इंक्रीजिंग लेंथ कितनी होगी, d डेल्टा l। अब यहां पर लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, dy।
रेडियस ऑफ द वायर अपने को निकालनी पड़ेगी, और इंक्रीज इन लेंथ क्या होगी, डी डी एल, ठीक है, डी डी एल, है ना। तो कुल मिलाकर मुझे इसके लिए ये समझाना पड़ेगा, ये हो गया। ये जो ट्रायंगल बनता है इसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आती है, R1, तो ये लेंथ कितनी आती है, R2 माइनस R1। ये लेंथ कितनी है, Y, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, R डैश। अब ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ R डैश निकाली जा सकती है, गॉट इट। तो दिस साइड अपॉन दिस साइड यानी R डैश अपॉन Y इज इक्वल टू क्या होगा, दिस साइड, दैट मीन्स R2 माइनस R1 अपॉन L। ओके, सो यू विल गेट R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू Y। तो इस टोटल की जो रेडियस है R, वो रेडियस R क्या होगी, R1 प्लस R डैश। आया समझ में, R1 प्लस R डैश के इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, दैट इज अल्फा Y, गॉट इट। ताकि वो कांस्टेंट है ना, R2 माइनस R1 अपॉन L एक कांस्टेंट होगा, उसको बाद में हम रख देंगे, उसको अल्फा मान लिया, गॉट इट, इसको अल्फा मान लिया। तो कुल मिलाकर यहां पर देखो, ये वायर का वेट निग्लिजिबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसका वेट निग्लिजिबल मान के हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटे से पार्ट पर टेंशन कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक रोप होती है, उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा ओवर होल वायर। तो कुल मिलाकर डी डेल्टा एल यानी क्या, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट dy। हम पूरे वायर की इंक्रीज इन लेंथ एक साथ नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम नहीं है, वेरिएबल है। तो एक छोटे से पार्ट का निकाल कर उसको इंटीग्रेट करेंगे, वो छोटा सा पार्ट dy लेंथ का होगा, तो m की जगह वेट जो उसके साथ, इसके साथ अटैच वेट भी mg होगा, इसकी जगह क्या होगा dy अपॉन पाई, आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, R1 प्लस अल्फा y का होल स्क्वायर इंटू y। ये y यंग्स मॉडुलस है और ये y लेंथ, गॉट इट, समझ गया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, है ना, mg अपॉन पाई y, इसका इंटीग्रेशन करता हूं पूरे वायर के लिए, तो ये मुझे पूरी इंक्रीज इन लेंथ दे देगा। तो ये कितना आ गया, लीनियर है ये, यानी ये कितना है, R1 प्लस अल्फा y की पावर -2 dy। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डेल्टा एल का इंटीग्रेशन डेल्टा एल होगा, लिमिट 0 टू डेल्टा एल आएगी, यहाँ पर क्या होगा mg अपॉन पाई y, इसका इंटीग्रेशन होगा R1 प्लस अल्फा y की पावर -2 माइनस प्लस 1 अपन -1 इंटू y का कोएफिशिएंट अल्फा, लिमिट क्या हो गई 0 से l तक। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो डेल्टा एल आ जाएगा, mg अपॉन पाई y अल्फा, ये माइनस है तो माइनस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलो -1 अपॉन क्या है वो R1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख देता हूं R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू y। अभी लिमिट नहीं रखी है 0 टू L, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, है ना। तो ये क्या आ रहा है, डेल्टा L इज इक्वल टू mg अपॉन पाई
वाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ R2 माइनस R1 अपॉन एल उच्चक कर ऊपर आ गया, इसमें माइनस है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बजाय लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रखना से आंसर आ जाता है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस वाई की जगह 0, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन R1, वाई की जगह एल रखूंगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 माइनस R1 ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज व्हाट mg अपॉन पाई वाई इंटू R2 माइनस R1 अपॉन एल, इधर का एलसीएम क्या जाएगा, R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, इधर R2 माइनस R1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंक्रीज इन लेंथ के लिए फाइनल फॉर्मूला आता है mgl अपॉन पाई R1 R2 y। तो यहाँ पर इसका हम इसको सॉल्व नहीं करते भी हैं तो एक डायरेक्ट तरीका है, जो फार्मूला हमारे पास में था mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, इसमें ये वाला फार्मूला जो है ना, ये पाई आर स्क्वायर ये एरिया को बताता है। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 A2, यानी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन होगा किसका, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, किसका, पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। आया ना समझ में। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर होगा, जो कि पाई R1 R2 होगा। तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा बेटा, mgl अपॉन पाई R1 R2 इंटू वाई। तो दिस इज द इजी टू लर्न मैथड, आपको मैंने बताई। हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेकर उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसका इंक्रीज इन लेंथ निकालना पड़ेगा और फिर उसको इंट्रीगेट करके टोटल आंसर आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये डायरेक्ट एक साथ नहीं लगा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में अब हम आंसर देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे वेरिएबल चीज़ क्या थी, एरिया थी, और उसके लिए इजी गोइंग तरीका ये है, और यही कंसेप्ट फिजिक्स में 2 बार और लगेगा, जहाँ पर इस तरह के शेप को, इसको ट्रंकेट शेप कहते हैं, और उसको उसके लिए जहाँ पर एरिया का ज़रूरत होता है ना फार्मूले में, वहाँ पर बस ये लगा देते हैं ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A1 A2, यानी एरिया पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लगा देते हैं, पाई R1 R2 लगा देते हैं, तो हमें आंसर्स आ जाते। मेथड मैंने पूरी बताई है। उसके बाद 2 जगह जो है ना, वहाँ पे मैं मेथड नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बोलूँगा कि अपन छोटा सा पार्ट लेकर इंटीग्रेट करते तो यही आता है, और इसलिए आप उसको डायरेक्टली कर लो। ओके, एग्ज़ाम में कोई भी आएगा तो कोई ऐसा करने वाला नहीं है, उसको ये याद रखना पड़ेगा और उसको ये आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब ऐसा ही एक 2 क्वेश्चंस को और डिस्कस करता हूँ जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। यंग्स मॉडुलस में इंक्रीज इन लेंथ निकालना वगैरह जो है वो क्वेश्चंस में आते हैं, तो उसके रिलेटेड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समझ में आया। तो ये 2 रिजिड सपोर्ट्स हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है। ये वायर है ऑफ लेंथ 2L is clamped between 2 rigid supports। एक वायर है जिसकी लेंथ 2L है, जिसको हम 2 रिजिड सपोर्ट्स के बीच में क्लैम्प कर रखा AB, और AB इक्वल टू क्या है बेटा, 2L है। A से B तक की डिस्टेंस क्या है, 2L है ना। यंग्स मॉडुलस
ऑफ वायर y है, रेडियस इक्वल टू r है, रेडियस ऑफ द वायर है r. नाउ अ वेट w is attached at middle of wire. इस वायर के मिड पॉइंट पर एक वेट W को अटैच कर दिया. उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये वायर जो है वह, ये वायर जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, बेंड हो जाता है. करेक्ट. ये W को अटैच करा, इससे वायर जो है एक लिटिल बिट X जो है वो, उसका मिडिल पॉइंट जो है वो X से डिस्प्लेस हो जाता है. तो W is attached at the middle of the wire, therefore wire midpoint displaced by X, and that X is very very smaller than L. वो X जो है ना, जो उससे वो नीचे शिफ्ट होता है, वो वेरी वेरी स्मॉलर देन L है ना. आपको गिवन में क्या है, L गिवन है, R गिवन है, Y गिवन है, W गिवन है. आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड X. ये क्वेश्चन X निकालना. अब यहां पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, पहली बात कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि टेंशन इन द वायर क्या होगा. ओके, यहाँ पर सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थिंक अबाउट व्हाट टेंशन इन वायर. अभी तक के पिछले क्वेश्चन में टेंशन जो वेट था वही था, तो मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों सोचना पड़ा कि टेंशन इनसाइड द वायर क्या होगा. तो उसका कारण है कि यहाँ पर W लग रहा है, इस पॉइंट पर भी क्या लग रहा है, W, और वायर को इलोंगेट जो है वह T करता है, टेंशन इनसाइड द वायर करता है. अब अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा. तो द T will have two component, this is T cos theta and this is T sin theta, this is T cos theta and this is T sin theta. तो T cos theta क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसिल कर रहे हैं. तो W इज इक्वल टू क्या होगा, 2T sin theta. So the force which causes elongation in the wire is what, W upon 2 sin theta, and this is the concept of NLM. ओके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ये समझ में आता. दूसरी बात, यहां पर इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, 2L. फाइनल लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, फाइनल लेंथ किसके बराबर होगी, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. गॉट इट. क्योंकि ये हिप्पोपोटेमस का सम. अब उसके बाद में हमारे पास में कंसेप्ट क्या होगा, बताइए. y इक्वल टू क्या होता है, mgl अपॉन y. m की जगह क्या आएगा, क्योंकि वायर में इलोंगेशन कौन कर रहा है, टेंशन ना. W कैसे, अभी भी मैंने पहले सबसे पहले यही तो बोला था कि आपको इलोंगेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, W नहीं. W के इफेक्ट के कारण है, वो T है. T mg आ गया. गॉट इट.
एल की जगह 2l आ गया, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर आ गया, डेल्टा एल की जगह 2 अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2l यानी एल। गॉट इट? 2 से 2 कैंसिल। तुझे क्या निकालना था? x। तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा? t। t इज व्हाट? w अपॉन 2 साइन थीटा इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली यहाँ पर x जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन एल है, तो यहाँ से मैं एल कॉमन निकाल लूंगा, ये एल मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट? समझ गए? ये कैंसिल हो गया। नाउ द साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो वाई विल बी व्हाट? w अपॉन 2 साइन थीटा म्हणजे एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ऐसा करता हूं, बेटर होगा कि इसको एल के फॉर्म में लिख देता हूं, फिर बाद में सिंप्लीफाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये एल ही लिख दिया मैंने, और इसको क्या लिख दिया? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अब अलग अलग कर दो, अगर समझ में आ रहा है तो ये क्या आएगा? y इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2 एक्स पाई आर स्क्वायर। आया ना समझ में? ये अंदर गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा? 1 एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू आएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2x पाई आर स्क्वायर। अब फिजिक्स में हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड x कि वो कितना बैंड हुआ है ना। तो 1 यहाँ से 1 अपॉन एल बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे एल था बेटा, क्योंकि अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो वो वाली चीज में अभी यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पर एल आएगा, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। ये क्या है? अभी तो 1 है, बट दैट इज एल, तो यहाँ पर ये एल बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से एल स्क्वायर का एल बाहर आ जाएगा, तो उसको वो बचेगा 1 अपॉन एल, तो ये एल बाय एल होगा। उससे बेटर था कि मैं पहले की कैलकुलेशन चलने देता, और यहाँ पर ये माइनस है, तो 1 माइनस वॉट? एल बाय एल। गॉट इट? और ये कितना बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर माइनस। ठीक है, सो द लास्ट स्टेप इज व्हाट? अभी अपनी आखिरी स्टेप आती है y इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन बेटा 2x पाई आर स्क्वायर 1। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होगा ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, बस यही आएगा। बाकी की टर्म्स को इग्नोर कर दें। यहाँ पर क्या लगाया? बाइनोमियल थ्योरम। अब 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आया क्या समझ में? ये क्या होगा? हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो तुझे कौन मिलता है? y इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन वॉट? 2 से 2 कैंसिल, ये एल है, ये डिनोमिनेटर का एल ऊपर आकर एल क्यूब हो जाएगा, और यह हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर।
समझ में आया? ये आ रहा है आपका पूरा। अब इसको इधर x को इधर ले आइए, y को डिनोमिनेटर में कर दीजिए और होल रेज टू द पावर 1/3 कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें अगर हम वही वाला अप्रोक्सीमेशन, वही वाली कंसेप्ट चलते रहने देते और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाते, उसमें क्या करना पड़ता, मुझे 2 बार बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ता। तो इसलिए फिर मैंने कैलकुलेशंस में क्या करा कि उसको अंदर लेकर फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाया, तो ये आंसर आएगा। ओके, गॉट इट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और प्रॉपर कंसेप्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन को मैं जस्ट ओरली डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि HC वर्मा में ये क्वेश्चन गिवन है, अच्छी प्रॉब्लम है ना। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक वायर की लेंथ गिवन है ना, मान लेते हैं कि 5 मीटर उसकी लेंथ गिवन, ठीक। और ये जो बॉब है इसका मास गिवन है, मान लेते हैं कि मास गिवन है 5 kg, और इस बॉब की रेडियस गिवन है कितनी, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो यहाँ पर अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 5 मीटर। ये रेडियस दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी आएगी, 5.2 मीटर। आया समझ? इस वायर का y गिवन है, लेट इट इज 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच की जो गैप दिया हुआ है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये जो गैप है वो दिया है 0.02 मीटर। समझा? मतलब यह कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5.22 मीटर गिवन है। गॉट इट? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है, 5.22 मीटर। क्वेश्चन यह है कि इस बॉब को मैं ऐसे स्लाइड कराता हूँ, इधर बाजू में ले जाता हूँ, कितने एंगल से, थीटा, और रिलीज करता हूँ। तो यहाँ पर रिलीज करने पर इसका थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि वो जस्ट यहाँ से पास हो जाए। देखो थीटा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा। गॉट इट बेटा? यहाँ पर जो टेंशन आएगा उसमें 2 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो वेट का और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ पर टेंशन किसके बराबर होगा, mg प्लस mv²/r। आया समझ? और r यहाँ पर आप 5 मीटर ही ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम r को क्या ले लोगे, 5.1 मीटर ले सकते हो, या और बढ़ेगी तो 5.11 मीटर ले सकते हो। गॉट इट? तो कुल मिलाकर उससे इतना ज़्यादा आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था कि इसको कितना मैं डिस्प्लेस कराकर रिलीज करूं ताकि ये क्लियर करे या जस्ट फ्लोर को टच करे। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एल शुड बी व्हाट, 0.02 मीटर। समझ में आया? और वो 0.02 मीटर किसके कारण टेंशन डेवलप होगा, ड्यू टू द वेट ऑफ द वायर, एंड प्लस उसको बाजू में ले गए, उससे उसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और फिर उसके बाद में हमने उसको रिलीज करा, तो जो भी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और उससे टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। टेंशन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलांगेशन बढ़ेगा, लेकिन टेंशन को मैक्सिमाइज कितना बढ़ाना है ताकि इलांगेशन जो है वो 0.02 मीटर तक आए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इसमें था, मैंने उसको आपको हिंट के फॉर्म में बता दिया कि ये भी आप कर सकते हो सॉल्व। गॉट इट? नेक्स्ट इसके बाद में आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। यानी एक वायर पर हम वेरिएबल लोड लगाते हैं,
जब हम लोड को बढ़ाएंगे तो हमारे हुक भाई साहब ने क्या कहा था, हायर इज द लोड हायर इज द इलॉन्गेशन। लेकिन वायर इस तरह के बिहेवियर को कब तक फॉलो करता है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट की विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। फिर उसके बाद में अगर लोड बढ़ाने पर, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद में लोड बढ़ाने पर वायर के साथ में क्या क्या होता है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बता रहा हूँ, इससे किसी मटेरियल के बिहेवियर को हम जान पाते हैं। और इस पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो नीट में जेई में आते हैं। नीट में आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेई में इस पर पैसेज आएगा। हालांकि क्वेश्चन इजी है तो इतना पैसेज वाला मामला जो है ना वो एडवांस में आने के चांसेस कम ही हैं, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना होती है, हर एक चीज को समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। किसके लिए, एक वायर के लिए, है ना, फॉर अ वायर जिसमें वेरिएबल लोड दैट मीन्स स्ट्रेस लगाया है। समझ में आए? तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंडा ये होगा कि ये एक वायर हम लोग लेंगे, इस वायर पर जो वेट्स हम लोग लगाएंगे, गॉट इट, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल लोडिंग एंड अनलोडिंग होगा। वेट को बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे और इसके बिहेवियर को हम समझते जाएंगे। गॉट इट? ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन को इसको बताता है एक तरह से इलॉन्गेशन को, और स्ट्रेस किसको बताता है एक तरह से लोड को। आप लोड बढ़ाओगे यानी यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ पहले आता है स्ट्रेट लाइन ओ ए। पहला क्या आता है बेटा, ओ ए, यानी आपने लोड को 0 से 500 ग्राम्स बढ़ाते गए, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2500 ग्राम, ऐसे बढ़ाते गए, है ना, लोड को। तो ओ ए क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। मीन्स क्या, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इफ वी अनलोड द वायर at any point in between OA, then wire regains its initial configuration completely, ठीक है। दैट इज यहाँ पर बिहेवियर क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है वायर का, है ना। पॉइंट ए इज कॉल्ड proportionality लिमिट पॉइंट। पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट कहते हैं।
इसका, इस ग्राफ का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, ये किससे बताया जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस विल गिव y, ये क्या देगा? y। तो जितना ज़्यादा एंगल थीटा बनेगा उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, आगे समझ में। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ क्या देता है? उसका स्लोप क्या देता है? यंग्स मॉडुलस देता। गॉट इट? ठीक है, तो ये था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, है ना, यानी वायर यहाँ पर विद इन इलास्टिक लिमिट ही है, अनलोड करेंगे तो वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। अब उसके बाद में आता है दूसरा ग्राफ, उसके आगे क्या करना है आपको? और स्ट्रेस बढ़ाना है, और स्ट्रेस बढ़ाना है, लोड और बढ़ाना है। तो इसके बाद में ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आता है, ये बी पॉइंट है। ग्राफ कैसा आ गया? ऐसा आ गया, समझ गए? तो अगला जो है ग्राफ वो क्या है? ए बी। ये ग्राफ अगला क्या है? ए बी। ए बी इज वॉट? नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व। कर्व है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली, यानी प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रेस बढ़ाया, लोड बढ़ाया तो क्या होगा? स्ट्रेन बढ़े। तो हियर वी गेट more strain for a given increase in stress as compared to graph OA। ग्राफ OA के कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा क्या मिल रहा है? स्ट्रेन। यानी कि यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ, पहले अगर हमने 5 kg वेट बढ़ा दिया तो इंक्रीज इन लेंथ जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा इंक्रीज इन लेंथ मिल रहा है, यानी वायर का नेचर जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। आया समझ में? वायर का नेचर थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक इश्यू यहाँ पर वो है, एक फायदा यहाँ पर वो है कि इफ वी अनलोड द वायर एट any point between AB, then wire regains its initial configuration completely। वायर अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन करता है, यानी पॉइंट बी तक बिहेवियर क्या है? इज इलास्टिक। लेकिन बी जो है ना एक लिमिटिंग पॉइंट है बेटा, वहां पर पहुंच गए ना और उसके बाद में अनलोडिंग करी तो वायर अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर पुनः वापस नहीं आती। इफ वी अनलोड, यहाँ पे इन बिटवीन बोला था, देखो इन बिटवीन ए बी, है ना। इफ वी अनलोड द वायर एट पॉइंट बी, अगर हम वायर को अनलोड करेंगे एट पॉइंट बी, देन वायर डज नॉट regain its
इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली, वायर अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस से लौटता नहीं है बेटा। यहां पर वायर जो रिटर्न होता है वो इस तरह से रिटर्न होता है, यानी ये रिटर्न होना तो इधर है स्ट्रेन में, उसको ग्राफिकली बताने के हिसाब से इनफैक्ट some deformation left inside wire permanently, कुछ डिफॉर्मेशन वायर में हमेशा के लिए रह जाता है, यानी वायर हमेशा के लिए थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा, है ना, दैट इज ओ डैश, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। आया समझ में? यहाँ पे वायर क्या हो जाता है, परमानेंटली सेट हो जाता है। अब उसको कोई ताकत जो है ना वो वापस से रिटर्न नहीं करा सकती। एक बार उसने सीमा की रेखा को पार करा, यानी सीमा रेखा को, है ना, सीमा की रेखा तो अलग हो जाती है, तो एक बार वो इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थता सीमा के बाहर गई तो फिर उसकी लेंथ क्या हो गई, परमानेंटली बढ़ गई। आया समझ में? अब उसका बिहेवियर जो है वो इलास्टिक बिहेवियर नहीं हुआ, अब वो प्लास्टिक हो गई। समझ में आया? तो इस तरह से वायर का बिहेवियर यहाँ तक, इसके इधर की तरफ नेचर क्या होता है बेटा, इलास्टिक होता है। आया समझ में? तो दो इंपॉर्टेंट रीजंस जो है OA और AB आपको मैंने पूरे समझा। आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। अब उसके बाद में आगे मैं जो कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, और लोडिंग एंड अनलोडिंग करूंगा ना, और लोडिंग और अनलोडिंग करूंगा। गॉट इट? तो पहला था यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे था स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब लोड। ये ग्राफ जो आया था दोस्त वो क्या आया था, OA आया था। फिर उसके बाद में ग्राफ कैसा आया था, OB आया था। पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक, अब तो बी के बियॉन्ड लोड बढ़ाएगा, बी के बियॉन्ड लोड बढ़ाएगा तो यहां पर क्या होगा, बी से सी तक जाएगा। तो अगला नेचर जो है वायर का वो क्या है, BC। BC OA हो गया, AB हो गया, BC। BC यहां तक समझा दी। तो बियॉन्ड B, if we increase what, load, that is stress, then यहाँ पर इट मे बी पॉसिबल कि वायर का इलोंगेशन जो है वो रेपिडली होता है, वायर फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ वी इंक्रीज द लोड बियॉन्ड B, देन वायर्स लेंथ increases like flow, यानी कि जैसे एक लिक्विड जैसा वायर को हम खींचते हैं, है ना, जेली जैसे वायर को हम खींचते हैं, वैसे ही वो थोड़ा खींचता है ना। तो वायर की लेंथ क्या होगी यहाँ पर, गिवन बाय
वेव, वो वेव से बताएं। वायर की लेंथ इतनी रैपिडली बढ़ती, increases like flow, therefore point B is also known as yield point. Since beyond B के दो नाम है, एक इलास्टिक लिमिट पॉइंट और एक है यील्ड पॉइंट। वायर का बिहेवियर तो इलास्टिक बिहेवियर तब तक होता है बी तक, लेकिन प्रोपोर्शनली जो है प्रोपोर्शनल यंग्स हुक्स लॉ कहाँ तक के लिए वैलिड होना चाहिए? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पॉइंट बी इज ऑल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट, है ना। ये बियॉन्ड बी जो है ना, इवन कई बार क्या होता है, वायर को अनलोड भी करते हैं ना थोड़ा सा, तो भी लेंथ बढ़ती जाती, ठीक है। अब सी के बाद में आता है बेटा नेक्स्ट ग्राफ आता है इसका कुछ इस तरह का, डी पॉइंट। तो सीडी ग्राफ है ना। यहां पर जब बी से सी के बाद में अगर हम और यहां पर लोडिंग लिटिल बिट बढ़ाएंगे तो वायर कहीं से पतला और कहीं से मोटा हो जाता है ना। और उसके बाद में फाइनली डी पॉइंट पर क्या हो जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वायर ब्रेक्स corresponding to पॉइंट डी। यहां पर सी डी की लेंथ अगर लार्ज है तो वायर का नेचर क्या होगा, डक्टाइल नेचर ऑफ वायर होगा। अगर सी डी की लेंथ स्मॉल है, ऑलमोस्ट बहुत कम है, तो यहां पर वायर का नेचर क्या होगा, ब्रिटल नेचर होगा, जैसे ग्लास का होता है, और यहां पर गोल्ड का होता है। पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट डी को हम फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। डी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, ये वो स्ट्रेस होगी, वह फोर्स होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कोई वायर क्या हो जाएगा, टूट जाता है। ओके, तो इसमें दो ग्राफ्स को कंपेयर करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा वायर का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, कौन से वायर का नेचर डक्टाइल नेचर ज़्यादा होगा, या कौन डक्टाइल वाला है कौन ब्रिटल वाला है, ठीक है। बाकी ये जो बीच वाले ग्राफ है ना, यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिएगा एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि ये दो ग्राफ्स हैं, ओके, तो इसमें इस जहाँ पर लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वह डक्टाइल, इसका थीटा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेन है उसमें वो उल्टा कर देते हैं। वाई एक्सिस पर स्ट्रेन कर देंगे तो एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस करेंगे, तो टेन थीटा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये केयर करना पड़ती है कि आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है कि स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ दिया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी यहाँ पर उसने बोला है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ और यहाँ पर नॉमेनक्लेचर नहीं दिए हैं कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो जो पहले आता है दैट इज ऑन वाई एक्सिस, है ना। लगभग 90% ऑथर जो है वो वाई एक्स ग्राफ होता है, यानी पहले जो बोला जाता है, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑन वाई एक्सिस, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। मैंने 90% ऑथर को यही करते हुए देखा। तो एग्जाम में अगर उन्होंने
लैंग्वेज में लिखा है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस और यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, तो उसमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इट इज y वर्सेस x का ग्राफ है। तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कोई वायर। ये एक ऐसा वायर जो कि स्टील का हो सकता है ना, आयरन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन रबर का वायर थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग आता है। शुरुआत का ग्राफ ऐसे ही रहेगा ए से बी तक का, उसके बाद का अलग आता है। तो गॉट इट, समझ में आ गया आपको, है ना। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या कंपैरिजन का पूछा जाता है कि वाई किसका ज़्यादा होगा, दूसरा कौन ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो आप इसे कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर। आवाज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched wire। ध्यान से समझिएगा, ये वायर है, इसकी लेंथ है L, ओके। इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया। जब वायर की लेंथ L है तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स कितना आता है, अभी 0। एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वायर थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा। इलोंगेशन डेल्टा एल प्रोड्यूस हुआ, ये एफ फोर्स हो गया, और यहाँ पर इंटरनल फोर्स बी एफ के बराबर होगी, ओके। तो जब हम वायर को खींचते हैं एफ फोर्स लगाकर, तो वायर की लेंथ डेल्टा एल से बढ़ती है ना, और जब हम फोर्स हटा देते हैं तो ये इंटरनल फोर्स वर्क करके वायर को अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस से लेकर आ जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, वापस से कौन लेकर आ रहा है, इंटरनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव। तो एक तरह से जब हम वायर को खींचते हैं तो हम लोग इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट, इंटरनल फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, उसके अगेंस्ट जो भी वर्क करते हैं वो उस वायर में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। When we applied deforming force on a body and body get deformed, then work done against internal force ब्रैकेट में restoring force is stored in the form of potential energy in that wire। तो what is potential energy? Work done against the internal force, है ना। Work done against internal force
इंटरनल फोर्स इनिशियली जब फोर्स एफ आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना तब इंटरनल फोर्स 0 है, फाइनली इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। तो यहाँ पर ये एफ एवरेज आएगा क्योंकि ये इंटरनल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू एफ। तो एफ एवरेज इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा एल। एफ एवरेज कितना आएगा, 0 प्लस एफ बाई 2 इंटू डेल्टा। तो दिस वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स, है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बाय डेफिनेशन। तो वो क्या होगी, हाफ एफ इंटू डेल्टा है। यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वायर में वह यही होगी। हाफ एफ में ए का डिवाइड कर दिया, डेल्टा एल में एल का डिवाइड कर दिया, तो ए इंटू डेल्टा एल, ए इंटू एल का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला क्या आ गया, पहला नंबर का फार्मूला ये है। दूसरे नंबर का फार्मूला है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर क्या हो गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आगे समझ में। पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर अगर एफ लेता हूँ इंटरनल फोर्स और यहाँ पे डेल्टा एल लेता हूँ तो उसका ग्राफ क्या आता है, कि स्ट्रेट लाइन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया ओ ए बी का, एरिया ऑफ ओ ए बी, वो क्या होगा, हाफ ओ बी इंटू ए बी। हाफ ओ बी कितना है, डेल्टा एल, ए बी कितना है, एफ। आया समझ में। तो ये वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी दूसरी मेथड से बता दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द वायर, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और उसके लिए फार्मूला क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस को स्ट्रेस ही रहने दो, स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो एक और फार्मूला हो गया हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। एक और हो सकता है स्ट्रेन, स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन इंटू वाई इंटू स्ट्रेन। तो इट इज हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, न कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। तो दिस वाज एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर आया। इसके फार्मूले नीट में डायरेक्टली फार्मूले ही पूछे जा सकते हैं कि चारों में से कौन सा फार्मूला करेक्ट, या तीन करेक्ट है और एक ही इनकरेक्ट है तो कौन सा इनकरेक्ट है ना। ध्यान रखना, थोड़ा केयरफुल रहना कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पूछ रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। मैंने आपको बताया था कि जिस लोड के करस्पॉन्डिंग वायर ब्रेक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। आगे का कंसेप्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, आवाज नहीं,
ब्रेकिंग स्ट्रेस बहुत इजी कंसेप्ट है, इजिकल टू होता है ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके बराबर होता है? ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज independent of ब्रेकिंग लोड। ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग लोड पे डिपेंड नहीं करता। ओके क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेकिंग लोड। अगर रेडियस ऑफ द वायर आर है तो ब्रेकिंग लोड एफ लग रहा है, रेडियस ऑफ वायर 2r कर देंगे तो ब्रेकिंग लोड 4f हो जाए। एरिया ए अगर है तो ब्रेकिंग लोड एफ है। एरिया अगर 4a कर दूंगा तो ब्रेकिंग लोड कितना हो जाएगा? 4f। अगर वायर का एरिया 4 टाइम्स कर दूंगा तो किस लोड के करस्पॉन्डिंग जो वायर ब्रेक होगा वो पहले से 4 टाइम्स होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेकिंग लोड। ये जस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ध्यान रखो ये, ठीक है। ये हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में, है ना। अब इसमें आता है पेन को ठीक तरह से रखो, है ना, नहीं तो मैं उसको बाहर करना पड़ेगा अगली बार, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। नेक्स्ट कंसेप्ट है breaking of a wire due to its own weight। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ही इजी है। फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर एक वायर को ऐसे सस्पेंडेड कर दें तो वो वायर अपने खुद के कारण, अपने खुद के वेट के कारण टूट जाएगा। आया समझ? जैसे अगर मैंने संस्कार को इसके बाल पकड़ के ऐसे उठाया, उठा नहीं पाऊंगा, छोटे छोटे बाल है ना। आया समझ में? इस अदिति को कर सकते हैं, है ना, और इसको उठाया तो ये टूटेगी कहाँ से? ओके, मज़ा नहीं आया, है ना। वायर के लिए अच्छा है, इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। इंसान ऐसे भी जरा से में टूट जाते हैं, है ना, आजकल के। ओके अदिति, तो देख एक वायर है बहुत बड़ा, वो टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा बता? यहाँ से तो टूट नहीं सकता, यहाँ से तो टूटा वही है ना। तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये ब्रेकिंग पॉइंट। क्यों यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? टेंशन मैक्सिमम होगा, और यहाँ का टेंशन अगर ब्रेकिंग लोड के बराबर हो गया तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन इस पर क्या होगा? वेट ऑफ वायर होगा, यस और नो? टेंशन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ वायर किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ द वायर किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू रो जी। तो वायर जो टूट रहा है खुद के वेट के कारण, वो कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। और यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ द वायर होगा। वेट ऑफ द वायर बराबर वी रो जी। वी रो जी यानी ए एल रो जी। एल इज द लेंथ जो आपको निकालनी है। अब यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा व्हाट? ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वो क्या होगा? टेंशन मैक्सिमम अपॉन एरिया। तो क्या आएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? ए एल रो जी अपॉन ए। ए से ए गया, तो द लेंथ फॉर विच द वायर विल ब्रेक
दैट लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी. That length is equal to what? Breaking stress upon rho g. This is the length for which a wire will break. अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दे देंगे कि रबर का वायर है, उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है और उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आपको वो लेंथ निकालना है जिसके लिए वो वायर खुद के वेट के कारण टूट जाए, है ना. तो उसको ऐसे सस्पेंडेड कराओगे तो वो लेंथ आ जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रो जी. जिससे रबर की डेंसिटी जो है ना लगभग 8000 kg पर मीटर क्यूब होती है. ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू कुछ 10⁻6 या 5 की ऑर्डर की आती है. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर आपको आंसर आ जाता है, जस्ट वैल्यू रखना है. तो इसलिए ये फार्मूला याद रखो. दिस कंसेप्ट इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. अब अगर हमें वायर कभी टूट नहीं रहा है क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस तक टेंशन नहीं आए, तो उस केस में वायर इलोंगेटेड तो हो सकता है ना, वायर की लेंथ तो बढ़ सकती है ना. तो यहाँ पर अगला कंसेप्ट है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. इसके भी फॉर्मूले याद रख लीजिए. तो नेक्स्ट कंसेप्ट है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन तो लिखा ही नहीं, ओन वेट. अब वायर का इंक्रीज इन लेंथ खुद के वेट के कारण होना, ठीक है. एक वायर को मैंने ऐसे सस्पेंडेड कराया, इसकी लेंथ एल है, लेकिन अगर उसके वेट के कारण उसकी लेंथ बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्या वो यूनिफॉर्म बढ़ेगी. मेरा क्वेश्चन एक बार पहले सुन लीजिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है. इस L/2 लेंथ की लेंथ बढ़ना और इस L/2 लेंथ की लेंथ बढ़ना, यानी एक वायर है, उसका अपर हाफ L/2 लेंथ का, लोअर हाफ L/2 लेंथ का, इसमें से क्या दोनों पार्ट की लेंथ इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी. कौन सी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है. ये वाली लेंथ पे वेट ज़्यादा होगा, ठीक है. आया समझ में, ओके. पागल खुश कहाँ होते हैं पता है, जब वो पागलों के समूह में रहते, ठीक है. तुम भी वैसे ही खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक, सब एक जैसे, ओके. तो एनीवे खुश हो, ठीक है, कि पता पड़ गया कि यार इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है ना, यानी ज्ञान आ गया यहाँ पे, पागल हट गए. आया समझ में जानवी, ठीक. तो कुल मिलाकर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, इसको तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, तो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, ठीक है. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. द इशू इज व्हाट, कि जब मुझे इंक्रीज इन लेंथ निकालना है ना, तो इंक्रीज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला किसी इंसान ने पढ़ाया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होता है, mg/l अपॉन πr² y. यहाँ पर तफलीक क्या है, यहाँ पर mg यानी वेट जो इसको इलोंगेटेड कर रहा है, ये क्या है, वेरिएबल है. तो दोस्त एक वायर की लेंथ अगर एल है और उसकी इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसा मैंने पिछली बार करा था, y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ क्या होगी, dy. और यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो टेंशन कितना आएगा, तो टेंशन एट डिस्टेंस y इज इक्वल टू क्या होगा, हैंगिंग वेट. हैंगिंग वेट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी. उसके नीचे जो सस्पेंडेड वेट है उसकी वैल्यू ये है. तो ये टेंशन एट डिस्टेंस वाई आ गए. अब इंक्रीज इन लेंथ
ऑफ वायर ऑफ लेंथ dy इज डी डेल्टा एल। समझ में? इसकी इंक्रीज, इस छोटे से वायर की जिसकी लेंथ dy है, इसकी इंक्रीजिंग लेंथ क्या है? डी डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा? टेंशन एट डिस्टेंस y इंटू एल की जगह क्या आएगा? डी वाई अपॉन ए इंटू वाई। गॉट इट? समझ में आया? तो बेटा डी डेल्टा एल इज इक्वल टू, इट इज व्हाट? ए वाई रो जी डी वाई अपॉन ए वाई। ए से ए गया रे, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन डी डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आया? रो जी बाय वाई, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी? 0 टू एल, यहाँ पे लिमिट क्या होगी? 0 टू डेल्टा एल। डी डेल्टा एल का इंटीग्रेशन डेल्टा एल आएगा, लिमिट क्या होगी? 0 टू डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी बाय वाई, एल वाई का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या होगी? 0 टू एल। तो मेरे बच्चों इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर आ गया, वो क्या आया? एल स्क्वायर रो जी अपॉन 2 वाई। तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, दैट इज एल स्क्वायर रो जी अपॉन 2y। इसको विदाउट इंटीग्रेशन में मीन लेकर भी कर सकता था, तो 2 स्टेप में हो जाता, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन से इसलिए करा क्योंकि दैट प्रोसेस इज सेम एज जो आज का दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। ओके, तो इसलिए बात एक ही पड़ती है, इसमें 2 स्टेप्स ज़्यादा होती है, लेकिन वो कंसेप्ट और हमारा स्ट्रांग होता है कि अगर वेरिएबल चीज़ें होती हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक छोटे से पार्ट का लेकर फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब हमारा इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद में आप DPP2 पूर्णतः सॉल्व कर सकते हो। DPP1 DPP2 कर लीजिए, इवन थर्ड DPP भी आधी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा जो बचता है इस टॉपिक में वो क्या बचता है? सिर्फ बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो, ये बचता है। तो ये अगली क्लास के पहले आप 20 मिनट निकाल कर पढ़ कर आओ, तो यहाँ पर थोड़ा तुम्हारा पागलपन कम होगा। ठीक है।